नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल के बारे में। देखिए मोतीलाल ओसवाल एक पुराना और ट्रस्टेड एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए कंपनी सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर काम नहीं करता है, कंपनी फाइनेंशियल के ऊपर भी काम करता है। देखा है तो एक एनबीएफसी भी है, म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस स्टार्टिंग हुआ था 1987 में। 1987 से कंपनी बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है। कितना सक्सेस है उसका झलक मैं आपको दिखाऊंगा। और झलक दिखाने के पीछे रीजन यही है कि इस कंपनी के ऊपर मैं एक स्विंग बेसिस में काम करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर मैं आपको डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं कौन सा चीज़ों को ध्यान रखता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं कंपनी का एक झलक दिखा दूं तो 2014 से लेकर 2024 ओवरऑल 10 ऑफ पीरियड्स में मतलब 10 ईयर्स में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ वो 31% का ग्रोथ हुआ। सोचिए 31%, वो भी सीएजीआर मतलब हर सालाना 31% का ग्रोथ हो रहा है। सोचिए 460 करोड़ रेवेन्यू था, आज बढ़ के हो चुके हैं 7,150 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से अगर टोटल पेट मार्जिन देखूं, प्रॉफिट जो प्रॉफिट है, अर्निंग पर टैक्सेस जो है, तो उसके हिसाब से बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के हिसाब से बात करूं तो 77 करोड़ था, आज बढ़ चुके 2,600 करोड़। करीबन 42% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, जो किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि कितने एसेट वो कलेक्ट कर पाए हैं। देखिए म्यूचुअल फंड करता क्या है, हर किसी के पास से पैसा लेते हैं, मतलब पैसा वो म्यूचुअल फंड में लोग डालते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स, और उस पूरे अमाउंट्स को एक जगह पे एक बॉक्स में कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको कहा जाता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने एसेट को वो मैनेज कर रहा है। तो वहां पे 39% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ लास्ट 10 ईयर्स में। देखिए मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर में 39 का ग्रोथ हुआ, जो 5.7 लाख के आसपास है। तो 5.7 लाख करोड़ के आसपास है। अभी देखिए नेटवर्क के बारे में बात करूं, जो 24% के आसपास ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके मार्केट कैप, मतलब मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंशियल कंपनी है उसका मार्केट कैप 41% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो करीबन 1200 मतलब 80 करोड़ से करीबन 45,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और निफ्टी 500 में भी कंपनी 16% के हिसाब से ग्रोथ भी किया। तो कंपनी का ग्रोथ देखिए लास्ट 10 ईयर्स में किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। और निफ्टी 500 जो इंडेक्स है उसमें कंपनी सबसे ज्यादा ग्रोथ किया, 25% का सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न का ग्रोथ दिया। तो इतने बड़े ग्रोथ ऑफ कंपनीज के ऊपर क्या डाउट होना चाहिए? फिर भी मैं चलो आपको डाउट और भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन 12.8 है, मतलब एकदम पीरी से सस्ते में है। और कंपनी का देखिए आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 14.6 है और कंपनी का पी रेशियो 12.8 है। अगर मैं इसको चार्ट वाइज देखूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था अराउंड 54 to 58 के आसपास, और आज देखिए पी रेशियो वही लेवल में है जो कोविड के लेवल में था। जो कोविड के लेवल में था, कोविड के लेवल में इसका पी रेशियो अराउंड 12 रुपीज के आसपास था, आज भी देखिए 12 से 13 रुपीज के आसपास है। तो मतलब इसका मतलब वैल्यूएशन एकदम सस्ता है। और दूसरी बात, इसका अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ किया। अर्निंग पर शेयर 56 रुपीज तक चला गया, जो कोविड के टाइम में इसका अर्निंग पर शेयर सिर्फ 3 रुपीज के आसपास था। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से खुद का जर्नी को मेंटेन कर रहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, प्राइस टू अगर बुक वैल्यू को देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी देखिए थोड़ा सा हाई हो गया था, करीबन 6.5 के आसपास चला गया था। अभी कितना बन चुके हैं, अभी अराउंड बन चुके हैं 3.9 के आसपास। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ता बना है, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का सस्ता वैल्यूएशन देखने को मिला है। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर सर बहुत ज्यादा कर्जा तो है, करीबन 15,500 करोड़ का कर्जा है, 1.41% का यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो इतना ज्यादा कर्जा तो कंपनी तो दिक्कत में है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं पहले ही बता चुका, कंपनी का नाम देख लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कंपनी एक एनबीएफसी भी है। तो किसी भी एनबीएफसी काम क्या करते हैं, पहले खुद लोन लेते हैं उसके बाद दूसरों को लोन देते हैं। तो उस हिसाब से लोन देना इसका लोन लेकर लोन देना इसका काम है। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का कर्जा तो ज्यादा होगा ही। अभी आपको ये देखना है कि इस कर्जा लेने के बाद कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। अगर सेल्स का डेटा देखूं तो हर साल में कंपनी सेल्स लगातार बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस भी मेंटेन किया और नेट प्रॉफिट
550 से 510 करोड़, 530 करोड़ और 1122 करोड़। तो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कुछ कंपनी इस बार जनरेट किया। अभी मैं इसके ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। बेसिकली कंपनी का 28 कंपनी का फाइनली दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, उस रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी में किस तरीके से इस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी ग्रोथ किया। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में सेबी ने बहुत सारे रूल्स चेंज किया और एफएनओ में बहुत सारे बैन लगा दिया और वीकली जो एक्सपायरी था उसके ऊपर भी बहुत सारे बैन लगा दिया। तो जहाँ पे जो वॉल्यूम है, जिस कारण की वजह से सारे कंपनीज को पैसा मिल रहा था, वो थोड़ा सा रुक चुके हैं, वो थोड़ा सा अटक चुके हैं। इस खराब टाइम में भी कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा दिखा दिया तो सोचना कंपनी जबरदस्त है। तो कंपनी का साल भर की डेटा दिखा तो देखिए कंपनी सेल्स का ग्रोथ 73% और प्रॉफिट तो सारे हाथ बार कर दिए 134% ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखने को मिला। तो कंपनी इसीलिए तगड़ा रिटर्न भी दिया। फिर भी कंपनी लास्ट कुछ फ्यू डेज में लगातार गिरते चले जा रहा है। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। पहला रीजन है कि मार्केट ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, स्मॉल कैप जो निफ्टी का इंडेक्स है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो भी गिर रहा है। तो उसके कारण ओवरऑल मार्केट गिर रहा है। तो मैं अगर कंपनी के ऊपर खराब सिचुएशन के हिसाब से देखूं तो मुझे कुछ खराब सिचुएशन देखने को नहीं मिला। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो माल बेचा है वो छोटा मोटा क्वांटिटी बेचा, पॉइंट समथिंग 0.50 समथिंग माल को बेचा है। इसको बेचना नहीं कहा जाता है। तो छोटे मोटे क्वांटिटी को बेचा, बाकी जिसके पास जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग्स है। और सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कि कंपनीज के ऊपर देखिए, बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे कि बहुत ज्यादा कर्जा है, उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है उस हिसाब से कंपनी का रिजर्व, कंपनी का फिक्स्ड एसेट अगर दोनों को मिला दूं तो भी कंपनी का कर्जे के हिसाब से कम है। चलो ये मानता हूँ। मगर एक चीज हम नोटिस करेंगे, कंपनी का अगर मैं हाथ में कैश ऑफ इक्विपमेंट देखूं तो करीबन 13,200 करोड़ है। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया उसी के आसपास कंपनी का हाथ में ऑलरेडी कैश है, ऑलरेडी लिक्विड मनी है। तो उस पैसे से वो कभी भी लोन को मिटा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर डाउट करना गलत होगा। फिर भी देखिए, मैं जितने रिसर्च कर पाया वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जिस तरीके से रिसर्च करके मैं काम करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। इससे भी और भी डिटेलिंग रिसर्च होता है तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो सिर्फ मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करिए। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डेटा मुझे देखने को मिला उस डेटा के अकॉर्डिंग देखिए, मोतीलाल ओसवाल का अगर मैं चार्ट पैटर्न एक बार ओपन करूँ तो देखिए कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कितना था, आप देखकर चौंक जाओगे। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड सिर्फ 100 रुपीज के आसपास। और 100 रुपीज से कंपनी जो टॉप किया, करीबन करीबन 1000% के आसपास रिटर्न दिया। और देखिए आज इतना बड़ा क्रैश इसलिए नहीं हो रहा है कि कंपनी के ऊपर कुछ खराब हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप ध्यान से देखना, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे खुद को मेंटेन कर रहा है, देखिए ऊपर गया, होल्ड किया, उसके बाद नीचे आ रहा है और वही लेवल तक आ रहा है जो लेवल कंपनी के लिए एक सपोर्ट है। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए एक सपोर्ट बनने जा रहा है। तो ऑलरेडी वो सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया है। अगर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करूं, इस लेवल को मैं एक लाइन से ड्रॉ करूं तो ऑलमोस्ट देखिए जो सपोर्ट कंपनी को चाहिए था यहाँ पे सपोर्ट था और वही सपोर्ट यहाँ पे भी कंपनी बना चुके हैं। इसका मतलब कंपनी स्ट्रांगली सपोर्ट उसको मिल चुके हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से ही कंपनी रीबाउंस किया और बहुत शानदार तरीके से रीबाउंस किया था, बहुत शानदार तरीके से। अगर मैं चीजों को ध्यान से देखूं तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स देखने को मिला। जो पैटर्न्स बना है कुछ इस तरीके से। अगर पैटर्न्स को देखा जाए तो कंपनी का देखिए, ध्यान से देखना, कंपनी का जो पैटर्न्स यहाँ पे कंपनी बनाया है वो एक बाइंग स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बाइंग कैंडल खत्म हुआ। तो ये जो बाइंग कैंडल के रेंज है, यहाँ से जो यहाँ तक रेंज है, इस रेंज को अगर मुझे 20% मिले, इस रेंज में अगर 20% मुझे देखने को मिले तो मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या सचमुच वो 20% तक है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग लेवल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लोअर साइड से मैं टॉप लेवल तक इसको मार्किंग कर लेता हूँ। तो ओवरऑल जो रेंज निकल कर रहा है करीबन 28% के आसपास। और उसके अकॉर्डिंग जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मेरा कुछ डिसीजन बनेगा। तो फाइनली वो लेवल को टच कर चुके हैं। तो यहाँ से तक, इस लेवल से इस टॉप लेवल तक मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए ये स्ट्रेटजीज होते हैं, ये बहुत सारा स्ट्रेटजीज होते हैं जिस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो इसमें कोई 100% गारंटी तो है नहीं मुझे कि 100% प्रॉफिट मुझे मिलेगा। हाँ, मैं कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करके काम करता हूँ। चाहे उसके बाद कंपनी कितना भी गिरे तो उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंटली काम करता हूँ। क्योंकि कंपनी अगर अच्छा हो तो आज नहीं तो कल वो रिकवरी करेगा, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है। सिर्फ सेक्टर गिरा है, पूरा का पूरा मार्केट गिरा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर भी सेलिंग हो रहा है।
तो आज नहीं तो कल वो रिकवरी जरूर करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप प्लीज़ एक बार इसको स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे तरफ से सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस में था, और इसी तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इस तरीके से वीडियो ले आने के लिए। और आप कमेंट भी करिए कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।